हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कुछ डाउट, कुछ कन्फ्यूज़न दूर किया जाए, कुछ अच्छा सा रिवीजन किया जाए। क्या बताइए। ओके, सिंपल सा एक 1 second guys, just 1 second। आइए देखते हैं। सो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में आप लोगों ने सुना है। यू नो दैट कि ये आपको नैनीताल उत्तराखंड में है। नैनीताल उत्तराखंड में है एंड इट इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क, पहला नेशनल पार्क है। नाउ द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप ऑन आवर माइंड, दैट वी नीड टू फोकस ऑन, वो ये है कि इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के थ्रू गंगा रिवर नहीं फ्लो करती है। एक्चुअली में रामगंगा रिवर पासिस थ्रू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। रामगंगा रिवर, ये ध्यान रखिएगा, गंगा नहीं रामगंगा, ठीक है। और आपको फंसाने के लिए, आपको ट्रैप में लाने के लिए यूपीएससी क्या बोलेगी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। लगता है अच्छा पहला नेशनल पार्क है, काफ़ी पुराना है, सुने हैं, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होना चाहिए, लेकिन नहीं है भाई, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, ध्यान रखना। इट इज़ नॉट ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये रामगंगा रिवर के थ्रू जाती है, गंगा नहीं रामगंगा, ठीक है गाइस, ध्यान रहेगा ये बातें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रिगार्डिंग। आइए एक अब वी वुड सी रिगार्डिंग एक बहुत ही क्लोज इवेंट्स वगैरह हैं जिसको कि जानना हम लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री एंड यू नो डैट कि इट इज़ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अस बाय यूपीएससी कि इनको तो पूरा पकड़ होना ही चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री में, तो वो एकदम बारीक चीज़ें पूछेंगे। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर जैसे क्वेश्चन आएगा तो ध्यान देना कि जनवरी 1946 में आपको आईएनए ट्रायल्स वाज एंडेड, आईएनए ट्रायल्स ख़त्म हुआ, इंडियन नेशनल आर्मी वाला। ये नवंबर 1945 से स्टार्ट हुआ था, नवंबर 1945 से स्टार्ट हुआ था, जनवरी 1946 पर इट वाज एंडेड। ये ड्यूरेशन था आईएनए ट्रायल्स का, जनवरी 1946। फरवरी 1946 को क्या हुआ बताओ। फरवरी 1946 को, फरवरी 1946 को रिन म्यूटिनी, ठीक है, रिन म्यूटिनी, वही वाला रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग्स वाला जो रिवोल्ट था, म्यूटिनी था वही वाला रॉयल इंडियन नेवी। फिर उसके बाद मार्च 1946 में
कैबिनेट मिशन, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। तो देख रहे हो ना कि एक एक महीने का अंतर है। 1946, 1946, 1946 आईएनए ट्रायल्स, रेन म्यूटिनी, कैबिनेट मिशन। मार्च 1946 में फैब में रेन म्यूटिनी, जनवरी में आईएनए ट्रायल्स। तो ध्यान रखना कि अगर उनको आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के थ्रू, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बहुत ही क्लोज है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मार्च में वैसे भी कैबिनेट मिशन याद रहता है, फैब वाला भी ये याद रहता है। ये जनरली हम लोग, अब देखिए सबको अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं तो अलग अलग याद रहता है। जैसे मार्च 1946 कैबिनेट याद रहता है, फरवरी वाला अगर कभी देखोगे रेन म्यूटिनी, जनवरी में वो नहीं, तो अभी देख लो ना, बात ख़त्म है। अभी देख लिए, एक आध बार देख लिए। ऐसे याद रख लेना ना कि आईएनए ट्रायल्स 1945 से 1946 तक, वर्ल्ड वार के बाद, वर्ल्ड वार 2 के बाद, हाँ, तो एक महीना तक गया। जनवरी 1946 में आईएनए ट्रायल्स ख़त्म हो गया। फिर रेन म्यूटिनी स्टार्ट हुआ था, फिर ख़त्म हो गया था सारा म्यूटिनी वगैरह, लास्ट वाला वहीं था। फिर कैबिनेट मिशन आया था मार्च में। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ है? बॉर्डर की बात कर रहे हैं हम लोग। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। ये तो हम लोगों को पता रहता है कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है। और सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर किसके साथ है इन टर्म्स ऑफ लेंथ? अफगानिस्तान के साथ है। ये भी हम लोगों को याद रहता है। लॉन्गेस्ट बांग्लादेश के साथ एंड शॉर्टेस्ट अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। ये तो याद रहता है ये दोनों, ठीक है। इसको भी अगर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोले तो कन्फ्यूज़न आता होगा कि चाइना पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान में बताओ कि इंडिया का बॉर्डर किसके साथ लॉन्गर है? चाइना एंड पाकिस्तान के बीच में। ये इंडिया है तो इधर पाकिस्तान है आपको, और इधर आपको चाइना है, ठीक है। तो ऐसा लगता है ना कि यहाँ पर, अरे यार यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, तो हो सकता है कि बॉर्डर का लेंथ कम हो गया होगा। इधर तो पाकिस्तान कंटिन्यू है तो पाकिस्तान का ज़्यादा होगा। तो नेपाल एंड भूटान के आने के बावजूद भी चाइना के साथ ही इंडिया का लॉन्गर बॉर्डर है, ठीक है। चाइना के साथ है, ध्यान रखना। एक और कन्फ्यूज़न होता है कि नेपाल और म्यांमार के बीच, नेपाल और म्यांमार के बीच, कि बताओ इंडिया का बॉर्डर किसके साथ ज़्यादा है? नेपाल और म्यांमार में। नेपाल म्यांमार में इधर आपको क्या है? इधर म्यांमार है, तो इधर म्यांमार, यहाँ पे नेपाल है। तो अगर इसको अच्छे से देखोगे तो नेपाल 3 साइड से है, एक इधर, एक ऐसे, फिर एक ऐसे। म्यांमार तो केवल एक साइड से है ना, तो नेपाल के साथ ज़्यादा है लेंथ ऑफ बॉर्डर नेपाल और म्यांमार में, ठीक है। तो ऑर्डर देखो तो क्या होगा? ये पहला नंबर में आ गया बांग्लादेश, चाइना तुमको दूसरे पर आ गया, पाकिस्तान तीसरे पर आ गया, नेपाल चौथे पर आ गया, म्यांमार 5वें पर आ गया, अफगानिस्तान 6ठे पर। तो इस तरीके से यू कैन दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। मतलब ये जैसे क्लोज है, ये दोनों क्लोज है, तो इनको ही ध्यान रखना है जो क्लोज है। नेपाल म्यांमार में नेपाल ज़्यादा है, चाइना पाकिस्तान में चाइना, बाकी ये आप कर लोगे, ठीक है। उतना भरोसा रखो, बाकी आप कर लोगे। ये क्लोज वाले में कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन अब नहीं होगा। नेपाल 3 साइड से देख रहे हो ना, तो इसीलिए नेपाल म्यांमार में कुछ किलोमीटर का अंतर। उसी तरीके से चाइना पाकिस्तान में भी 100-200 किलोमीटर का अंतर है, चाइना के साथ ज़्यादा है थोड़ा। और ऐसे सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ है, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। इसको भी ध्यान रख लेना भाई लोग। और क्या ध्यान रखोगे? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि तुमको जो
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ये मैंने बताया है, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन वन ऑफ माय सेशन, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये तुमको कौन पब्लिश करता है, विच इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश दिस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बताइए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? तो ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस वाला मॉस्पी, जबकि हमने WPI का पढ़ा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स वाला, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मॉकी वही मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं ना होलसेल वाला। लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स, डेटा स्टैटिस्टिक्स वाला, ठीक है, मॉस्पी वाला। मॉस्पी का और कहाँ नाम सुने बताओ? एक तो CPI ये पब्लिश करता है, ये याद हम लोगों को, एक और IIP, यही ध्यान रखना। देखो क्या है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो अभी इंडस्ट्री है, अभी मॉकी में क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो आपको यही देगा कि IIP जो है मॉकी के द्वारा, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा पब्लिश किया जाता है। लेकिन गलत होगा ना भाई, ये गलत होगा। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आप देखोगे, अच्छा देखोगे, जो कि होलसेल का आपने पढ़ा, आप इसके साथ, लेकिन ये यही पब्लिश करती है, ठीक है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो कि CPI भी पब्लिश करती है। तो मतलब देख रहे हो ना कहाँ पे फंसाया जाएगा, कहाँ पर तुम थोड़ा सा फंस सकते हो। सो आई वांट टू क्लैरिफाई इट, कि ध्यान रखना भाई। क्या होता कि काफ़ी दिनों के बाद यही सारी चीज़ें हैं ना कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देती हैं। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसमें एक्चुअली क्या था, अब कैसे मतलब कि तुम्हारे को अपने को ये याद रहेगा कि ये मॉस्पी वाला ही करता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा अपने को, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। तो एक्चुअली में जो UN का, यूनाइटेड नेशंस का जो स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, उसने ही रिकमेंड करा था फॉर दिस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। उसने बोला था कि इस इंडेक्स में किस चीज़ को आप एज अ इंडिकेटर कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग को, माइनिंग को, और बताओ, मैन्युफैक्चरिंग को, माइनिंग को, इलेक्ट्रिसिटी को, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन को, गैस एंड वाटर सप्लाई को। ये कुछ 6 चीज़ें, ठीक है, 3 4 5 6 चीज़ें। यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिकमेंडेड कि इन सारे इंडिकेटर को रखो अंडर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो अब क्या है कि इंडिया में कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, गैस एंड वाटर सप्लाई के रिगार्डिंग डेटा कलेक्शन चैलेंजेस है, डेटा में चैलेंजेस हैं, मतलब कि इनसफिशिएंट डेटा है, डेटा अच्छे से कलेक्ट नहीं हो पाता फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सोर्स। कंस्ट्रक्शन में गैस एंड वाटर, तो कंस्ट्रक्शन, गैस एंड वाटर सप्लाई इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कंसिडर नहीं होता है। तो अपने यहाँ, अपने इंडिया में जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज़्यादा वेट है, उसके बाद माइनिंग का, फिर इलेक्ट्रिसिटी का, इन्हीं 3 चीज़ों का। कंस्ट्रक्शन, गैस एंड वाटर सप्लाई का नहीं है, ऑल्दो UNESCO ने रिकमेंड करा था ये 6। तो अब देखो स्टैटिस्टिकल ऑफिस UN का, उसने रिकमेंड करा था, UNSO तो इसीलिए ना भाई ये IIP इंडिया में NSO पब्लिश कर रही है, स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इंडिया का नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि किसके अंदर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर होगा, स्टैटिस्टिकल। तो इसीलिए ये IIP तुमको इसके अंदर है, मॉस्पी के अंदर है, ठीक है। तो ये इसका इतिहास है।
और ये मौकी के अंदर नहीं, ये WPI वाला पर है, तो आपको यही देगा एग्ज़ाम में गलत करवाने के लिए। तो यही चीज़ को मतलब मैं हाईलाइट करना चाह रहा था। आई होप कि आप लोग समझे होंगे और आज के बाद से गलती नहीं करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड रखना हम लोगों को। और भाई लोग और बताओ क्या देख सकते हैं। CPI का थोड़ा सा ये जान लो कि जो ये है तुम्हारे को रूरल में भी चलेगा, अर्बन में भी चलेगा, मतलब कि CPI रूरल भी होता है, CPI अर्बन भी कैलकुलेट होता है और CPI कंबाइंड भी कैलकुलेट होता है। मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। अगर ये बोला जाए कि क्या ये ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट होता है तो गलत है, मंथली बेसिस पर होता है, रूरल अर्बन कंबाइंड। और देखो ये ऑल इंडिया लेवल पर भी होता है, ऑल इंडिया लेवल पर भी होता है ये, और स्टेट वाइज भी होता है, ठीक है। दोनों ही याद रखना है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या ये केवल ऑल इंडिया लेवल पर पब्लिश होता है? नहीं, ऑल इंडिया लेवल पर तो होता ही है, साथ में हर एक स्टेट वाइज भी होता है, मंथली होता है, रूरल अर्बन कंबाइंड तीनों के लिए होता है। तो अर्बन बास्केट जो है इसका CPI का जो अर्बन बास्केट है उसमें नंबर ऑफ आइटम्स होंगे, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा वो रूरल बास्केट से। रूरल बास्केट में सपोज कुछ 10-20 450 आइटम है तो अर्बन बास्केट में 500 है। अब एग्जैक्टली 450-500 नहीं है, बस ये एज्यूम सपोज कर लो, एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अर्बन में ज़्यादा होगा ना भाई, कॉमन सेंस। हाँ, ध्यान क्या रखना है कि इंडिया लेवल पे भी पब्लिश हो रहा है, स्टेट वाइज भी हो रहा है, मंथली बेसिस पर हो रहा है, इन तीनों चीज़ों के लिए हो रहा है, अर्बन एरिया, रूरल एंड कंबाइंड दोनों, ठीक है। और CPI में तो गुड्स एंड सर्विसेज शामिल है, WPI होलसेल वाले में सर्विसेज शामिल नहीं है। ये सब मैंने बता रखा है, किसी एक वीडियो में देख लेना यार, ठीक है। तो ये भी मतलब ध्यान रखना है CPI वगैरह के, क्यों? चूँकि थोड़ा सा ना CPI वगैरह क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं इस साल की न्यूज़ के बेसिस पर। एक और है CII। CPI देख लिए, WPI देख लिए, IIP देख लिए, अब एक CII देख लो। ये CII क्या है? ये है तुम्हारे को कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। इसके बारे में कहाँ पढ़े हो? कॉस्ट इन्फ्लेशन, दाम बढ़ गया, इन्फ्लेट हो गया किसी चीज़ का कॉस्ट, तो किसी चीज़ का दाम बढ़ गया, कॉस्ट इन्फ्लेशन वगैरह। तो ये आप पढ़े होंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जब भी आप किसी अपने कैपिटल एसेट्स को सेल करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, तो उस पर जो आपको कैपिटल गेन लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो इस चीज़ को कैलकुलेट करने में, हम लोग CII का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा है न्यूज़पेपर वगैरह में, आप देखे होंगे CII LTCG कैपिटल एसेट्स को जब सेल एंड ट्रांसफ़र करते हैं तो वी शुड यूज़ दिस वाइल कैलकुलेटिंग दिस, ठीक है। तो अब क्या है कि भाई इसका लेना देना है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, ये ध्यान रखना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। अब तुम्हारे को क्या देगा, मॉस्पी से रिलेट कर देगा वही वाला, कि बोल देगा क्या कि ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम। गलत होगा ना भाई, स्टैटिस्टिक्स वगैरह काम नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कितना कैपिटल आपने कमाया, गेन हुआ, प्रॉफिट, उस पर टैक्स लगेगा, उस पर टैक्स लगेगा, टैक्स लाइबिलिटी आपको पता चलेगा इसका यूज़ करके, कितना टैक्स लगेगा। आपने जो अपने प्रॉपर्टी को बेचा, अपने कैपिटल एसेट को बेचा, तो कितना टैक्स लगेगा। तो इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेना देना है, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर एक जो CBDT है, अगर बोलेगे CBDT से लेना देना, तो हाँ, ये क्या है CBDT? वही सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इन्हीं से लेना देना। ये मॉस्पी, मॉकी, ये सब दे दे,
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या फिर ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, या नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, CSO, ये सब से नहीं, ये सब नहीं, ठीक है। इधर 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 ध्यान देना, इससे तुम्हारे को पकड़ में आएगा, ठीक है। LTCG से कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CBDT से लेना देना है, CII का, ठीक है। हाँ, अब देखो क्या करेगा। तो अब भाई ये कैलकुलेट करना नहीं कि प्रॉपर्टी बेचा, तब ये बताओ भाई, कॉमन सेंस लगाओ इसी से कि तुम इसको मंथली बेसिस पे पब्लिश करना चाहोगे कि ईयरली बेसिस पर। क्या मतलब चाहोगे कि एक प्रॉपर्टी का दाम है इस महीने इतना था, अगले महीने इतना हो गया, अगले महीना, कितना डिफिकल्ट होगा कैलकुलेट करना। तो ये मंथली बेसिस पे थोड़ी पब्लिश होगा, ईयरली, हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, हर एक FY के लिए, ईच फाइनेंशियल ईयर के लिए पब्लिश होता है CII, CBDT के द्वारा नोटिफाई किया जाता है, नोटिफाइड बाय CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि डायरेक्ट टैक्स है ना ये LTCG, ठीक है। तो फाइनेंशियली ये याद रखना। और क्या याद है, एक चीज़ और भाई, एक चीज़ रह गया। हाँ, एक चीज़ बस, लास्ट वन, कि तुमको CPI जो था, CPI का जो बेस ईयर है वो 2012 है, CPI का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। लेकिन CII जो अभी हम लोगों ने देखा, उसका जो बेस ईयर है वो तुम्हारे को 2001-2 ऐसा है, 2001 है, 2001 है CII का बेस ईयर, वहीं 2001-2, ठीक है। अब फाइनेंशियल ईयर लेते हैं ना इसमें, CII में फाइनेंशियल 2001-2 है, ठीक है। और उसका बेस ईयर तुमको 2010 से 2012 शिफ्ट हुआ है CPI का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेना देना है, इसका MOSPI से, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है गाइज, ठीक है, रहने देते हैं इतना। तो हम लोगों ने आज के वीडियो में CPI देखा, CII देखा, WPI के बारे में हल्का फुल्का देखा, और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में देखा। और भी कुछ देखा क्या? CPI, CII, हाँ, एक IIP के बारे में भी देखा है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना ठीक, ये कुछ हम लोगों ने देखा। तो आई होप गाइज यू लाइक द सेशन। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल दिस, जो भी आप कर सकते हो अपने एंड से क्या करो, अच्छी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।